नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वर्तमान में परीक्षाओं की दृष्टि को देखते हुए हम राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं और मैं आपको वो सारे पॉइंट भी बताने वाला हूँ जो इस दौर में बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं परीक्षाओं की दृष्टि से। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, जो कि राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का सबसे बड़ा और सबसे पश्चिम में स्थित भाग है। तो चलिए आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, जो कि आप देख सकते हैं मैप में किस और स्थित है और कितना क्षेत्रफल आप देख सकते हैं कि ये इतना क्षेत्रफल घेरता है और आपको देखते ही पता चल रहा होगा कि इसका क्षेत्रफल बहुत बड़ा है और इसमें ज़िलों की संख्या भी आपको पता है कि काफ़ी होने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसके बारे में हम जानेंगे कि सबसे पहले इसकी उत्पत्ति, फिर उसके बारे में इसका विस्तार और फिर इसके बारे में विशेषताएं क्या क्या हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए सबसे पहले आप देख लीजिए, उत्पत्ति इसकी जो है 33 महासागर के अवशेष के रूप में हुई है और इसका विस्तार क्षेत्रफल पूछे तो 61.11। परीक्षाओं में ज़्यादातर 61 भी दिया आ सकता है। यदि 2 डिजिट में पूछे और पॉइंटों के बाद न पूछे तो आपको 61 करना है, वो सही होगा। और जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो यहाँ पर राजस्थान की कुल जनसंख्या की 40% जनसंख्या जो यहाँ पर निवास करती है और ज़िलों का विस्तार 12 ज़िलों में इस भौतिक प्रदेश का विस्तार है। वो 12 ज़िले कौन कौन से हैं? तो सबसे ऊपर में चले जाइए, गंगानगर, हनुमानगढ़, फिर चूरू, झुंझुनू, सीकर, शेखावटी के तीनों ज़िले, फिर जोधपुर, पाली, जैसलमेर, नागौर, जालोर, बीकानेर और बाड़मेर। सीमावर्ती 4 ये है। तो ये भाग है पूरा जो राजस्थान का है। मैं आपको बता देता हूँ, मैप इतना अच्छा नहीं बनेगा, फिर भी ये भाग है और इसमें 12 जिलों की संख्या ये शामिल है। फिर आते हैं इस जो है भौतिक प्रदेश की लंबाई कितनी है। इस भौतिक प्रदेश की लंबाई है 640 किलोमीटर। 640 किलोमीटर इसकी लंबाई है ऐसे, और इसकी चौड़ाई है 300 किलोमीटर और इसकी ऊंचाई जो है समुद्र तल से, कहाँ से है? समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 200 से 300 मीटर है। फिर है इसकी विशेषताएं विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या व जैव विविधता वाला मरुस्थल है, ये बात सबको पता है। और विश्व में भारत में स्थित निम्न वायुदाब का केंद्र है। यहाँ पर बबूलिये बहुत ज़्यादा आते हैं, इसका कारण है ये निम्न वायुदाब का केंद्र होने के कारण। फिर भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून को आकर्षित करता है, क्यों? क्योंकि वायुदाब का निम्न केंद्र है। फिर उसके बाद भारतीय उपमहाद्वीप में ऋतु चक्र को भी नियमित करता है। कैसे करता है? निम्न वायुदाब का केंद्र है तो फिर हवाएं इस तरफ बढ़ेगी और इस तरीके से मानसून का आगमन जो है राजस्थान की तरफ होता है, क्योंकि हवाएं किस ओर गति करती हैं? उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, इस प्रकार। फिर है अवसादी चट्टानों की प्रधानता। राजस्थान के पश्चिमी जो मरुस्थल प्रदेश हैं यहाँ पर अवसादी चट्टानों की बहुत ही ज़्यादा प्रधानता है और इसी कारण यहाँ पर पेट्रोलियम और कोयले की प्रधानता है। कोयला बीकानेर बाड़मेर, और पेट्रोलियम भी बीकानेर, नागौर, बाड़मेर। बहुत सारे तेल के कुएँ हैं, तो ये इसी के कारण है। अब प्रश्न सीधा पूछ ले यदि कि पश्चिमी राजस्थान में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के स्थान परंपरागत ऊर्जा स्रोत की प्रधानता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है कि अवसादी चट्टानों की प्रधानता। ये जो हमने आगे जस्ट पढ़ा है उसी को लेकर ये सवाल बनाया है। फिर है और क्या कारण है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से इसकी विशेषता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से ये राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। क्यों है? क्योंकि ये 61.414% किसका? राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का। इस कारण ये राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। फिर है न्यूनतम जल घनत्व वाला भौतिक प्रदेश। फिर यहाँ पर मृदा कैसी है? मृदा है रेतीली बलुई मृदा। फिर वनस्पति कैसी है? वनस्पति मरुद्भिद। कभी कभार ये दे दिया जाता है इसका वैज्ञानिक नाम जीरोफाइट। और पूछ ले कि पश्चिमी राजस्थान में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, तो वहाँ पर ये दे रखा होगा जीरोफाइट, तो ये सही होगा। फिर नदी कौन सी है? मुख्य नदी है लूनी नदी। फिर आ जाइए शब्दावली। राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में बहुत सारी ऐसी जो है शब्दावली यूज़ की जाती है अलग अलग क्षेत्र विशेष के अनुसार। जैसे लू क्या है?
तो लू है ग्रीष्म काल में जो चलने वाली तेज़ गर्म हवा और शुष्क हवा, गाँव में सब जानते हैं लू के बारे में। फिर है बबूलिया। बबूलिया क्या होता है? निम्न वायुदाब का केंद्र होता है, उसके चारों ओर हवा जो है इस तरीके से गति करती हुई ऊपर उठती रहती है, तो ये आकस्मिक आने वाला वायु का चक्रवात। फिर है मावट। क्या है मावट? भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभ। ये है भूमध्य सागर और ये भारत इस साइड आया हुआ है और अपना राजस्थान यहाँ है। तो भूमध्य सागर से पश्चिमी विक्षोभ यानी कि पश्चिम से इस तरीके से हवा आती है, तो पश्चिमी विक्षोभ से शीत ऋतु में होने वाली वर्षा, और ये किस ऋतु में होता है? शीत ऋतु में होता है। भूमध्य सागर से पश्चिमी विक्षोभ से ये वर्षा होती है और इसे राजस्थान में गोल्डन ड्रॉप्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि गेहूं की फसल के लिए बहुत ही लाभकारी है। इसे सुनहरी बूंदें भी कहते हैं। राजस्थान के संदर्भ में मावट को गोल्डन ड्रॉप्स, सुनहरी बूंदें कहा जाता है, जो कि रबी की फसल खाद्यान्न जैसे गेहूं के लिए उपयोगी है। फिर है लाटी सीरीज। लाटी सीरीज क्या है? तो लाटी सीरीज है सेवण घास का मैदान, भूगर्भीय जल पट्टी है, ये पश्चिमी राजस्थान है। यहाँ पर एक भूगर्भीय जल पट्टी है, भूगर्भ के अंदर है ये जल पट्टी, और यहाँ पर क्या है कि जल पाया जाता है, पानी की मात्रा उपलब्ध है। फिर इसका विस्तार कहाँ है? इसका विस्तार है ये पोखरण में, जैसलमेर में। यहाँ पर मैप से आप समझ लेना, ये पोखरण से मोहनगढ़, ये आप मैप बड़ा कर ले, आसान समझ में आएगा। पोखरण से मोहनगढ़ के बीच में ये पट्टी बनी हुई है, जैसलमेर में है, तो उसके बीच में ये पट्टी है और वहाँ पर ये सेवण घास अधिक मात्रा में होती है। क्यों होती है? क्योंकि भूगर्भ में जल पट्टी है इसलिए। फिर पश्चिमी राजस्थान में पारिस्थितिक संतुलन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, और क्या है? और है प्लाया झीलें। प्लाया झीलें, टोड, रन, खड़ीन, ये किसे कहते हैं? तो ये दो बालू का स्तूप होते हैं, ये इस तरीके से। इनके मध्य जो है भूमि क्षेत्र जहाँ वर्षा जल एकत्रित होता है, जब यहाँ पर वर्षा होती है तो वर्षा का जल यहाँ पर एकत्रित होता है, होने से बनी अस्थायी झील है। अब यहाँ पर जो वर्षा के कारण अस्थायी झील बन गई है उसे ही कहते हैं प्लाया झीलें। और जब इस झील का पानी जो खारा होता है तब उसे कहते हैं टॉड, और जब ये दलदली जो पानी सूख जाता है, यहाँ पर दलदली हिस्सा बन जाता है, उसे कहते हैं रन, और उसमें की जाने वाली खेती को कहते हैं खड़ीन। तो खड़ीन जैसलमेर से संबंधित है मुख्यतः, और प्लाया जिलों के से संबंधित है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और खड़ीन है क्या? खड़ीन एक परंपरागत जल संरक्षण की विधि है। तो ये सवाल बन सकता है कि खड़ीन क्या है, और ऑप्शन में इस तरीके का आपको देखने को मिले तो ये सही होगा। फिर जैसलमेर में ये पालीवालों ब्राह्मणों द्वारा की जाने वाली कृषि है। फिर है सम गांव का नाम आपने सुना होगा, यदि नहीं सुना है तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जैसलमेर में स्थित एक गांव है। वहाँ पर किसी भी प्रकार की वनस्पति नहीं पाई जाती, वनस्पति रहित क्षेत्र है। और यहाँ पर अमूमन देख सकते हैं बहुत ज़्यादा पर्यटक बहुत सारे आते हैं यहाँ पर, किस लिए? डेजर्ट सफारी के लिए, घूमने के लिए। फिर है दरियन किसे कहते हैं? ये दोहरे होते हैं ना, देसी भाषा में दोहरे, रेत के दोहरे होते हैं, उसे कहते हैं दरियन। और यहाँ पर आप देख सकते हैं निर्जन बालू का स्तूप। निर्जन मतलब यहाँ पर किसी का आवास वगैरह नहीं होता, ये निर्जन होते हैं। फिर है वर्गीकरण में आप देख लें कि पश्चिमी मरुस्थल का भी वर्गीकरण किया गया, उसको भी दो भागों में बांटा है। एक है शुष्क रेतीला मरुस्थल और दूसरा है अर्ध शुष्क रेतीला मरुस्थल। अब पश्चिमी राजस्थान मरुस्थल में दो भाग है। जो ये 25 सेंटीमीटर रेखा है ना, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये पश्चिमी मरुस्थल का मैंने मैप बनाया है, और यहाँ पर देख सकते हैं ये 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है, और ये इसे दो भागों में डिवाइड कर रही है। ठीक है, तो फिर आगे देख लो आप, शुष्क रेतीला प्रदेश भी दो भागों में है। बालू का स्तूप मुक्त, यानी कि जहाँ पर बालू का स्तूप नहीं है, और दूसरा है बालू का स्तूप युक्त, जहाँ पर बालू का स्तूप है। तो शुष्क रेतीला प्रदेश है, उसके भी दो भाग है, और इसमें बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो है 41.5, और बालू का स्तूप युक्त का क्षेत्रफल है 58.5। ये आपको याद करना है, क्योंकि ये अक्सर आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा सीधा का सीधा। फिर है दूसरा अर्ध शुष्क प्रदेश में कौन सा? इसे वागर प्रदेश भी कहते हैं, और इसमें चार भाग है। घग्गर का प्रदेश, ये रहा घग्गर प्रदेश। शेखावटी, ये रहा शेखावटी। फिर है नागौर युद्ध भूमि, ये रहा नागौर युद्ध भूमि। फिर है लूनी बेसिन, ये लूनी बेसिन। ठीक है, फिर आगे आप देख सकते हैं, इस मैप से बहुत आसानी से समझ में आएगा ये है। फिर आप यहाँ पर आ जाइए, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश
में कौन कौन से जो ज़िले आते हैं वो हैं जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और पश्चिमी जोधपुर। यहाँ पर ये जोधपुर का आता है भाग, ये पश्चिमी वाला भाग है, ये इसमें शामिल है। और बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश में जैसलमेर का पोखरण और मोहनगढ़ के बीच में जो लाटी सीरीज है वहाँ पर, ठीक है। और आकलवुड गांव ये भी जैसलमेर में है, ये जीवाश्म पार्क है। फिर है हम्माद। हम्माद क्या है? हम्माद जो है पथरीला जो रेतीला भाग होता है वो है हम्माद। और सीज है अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा जो गैर परंपरागत ऊर्जा क्षेत्र जहाँ पर सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा की संभावना ज़्यादा है, वो है सीज वाला भाग। और इसमें राजस्थान के जो ज़िले शामिल है वो है जैसलमेर, इसमें शामिल है। फिर आ जाइए इस तरीके, फिर है नाली या हकरा, ये घग्गर नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है उसे कहते हैं नाली या हकरा, गंगानगर हनुमानगढ़ में। फिर है शेखावटी क्षेत्र में 3 जिले हैं, चूरू, सीकर, झुंझुनू। फिर नागौर युद्धभूमि और गोड़वाड़ी प्रदेश, लूणी प्रदेश जिसमें जोधपुर, पाली, नागौर आ जाता है। फिर है नेरडा, और ये है 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के इस तरह का जो भाग है वो है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो है परिभाषाएं, जो शब्दावली है उसका अर्थ है वो देख लेना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मैंने बहुत सारे पेपरों से उठाकर जो है ये आपके सामने लेके आया। तो आप देख सकते हैं कि इर्ग किसे कहते हैं? जो संपूर्ण मरुस्थल हैं, संपूर्ण मरुस्थल उसे इर्ग कहते हैं। मर्ग, घास का मैदान, उसे मर्ग कहते हैं। बर्ग किसे कहते हैं? गर्म हवा, उसे कहते हैं बर्ग। रेग किसे कहते हैं? मिश्रित मरुस्थल, उसे कहते हैं रेग। ये शब्दावली आप याद रखना, 4 शब्द हैं। फिर आ जाइए पश्चिमी मरुस्थल की और क्या क्या विशेषताएं कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को 25 सेंटीमीटर रेखा 2 भागों में बांट दिया, शुष्क रेतीला प्रदेश और अर्ध शुष्क प्रदेश, जो मैंने आपको बता दिया है। फिर राजस्थान में 3 प्रकार का मरुस्थल पाया जाता है। एक है हम्माद, जो कि पथरीला चट्टानी मरुस्थल, जो मैंने आपको बता दिया। फिर है हम्माद सौर ऊर्जा हेतु बहुत ही उपयोगी, वो ये भी मैंने आपको बता दिया है। इसी कारण अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा हम्माद क्षेत्र में सीज जो है सोलर एनर्जी एंटरप्राइजेज जोन, ये इसकी फुल फॉर्म है, सोलर एनर्जी एंटरप्राइजिंग जोन की स्थापना की गई है। सीज हेतु राजस्थान के 3 जिले जो है इसमें शामिल है। कौन सा है? जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर। और राजस्थान में ये सोलर हब के लिए। फिर है राजस्थान में सोलर सिटी कौन कौन सी है? तो वो है जोधपुर, जयपुर, अजमेर। याद रखना, ये सीधो आपको सीक्वेंस के रूप में आपको छांटना होगा। सवाल आ सकता है कि निम्न में से कौन सी जो है सोलर सिटी में शामिल नहीं है, तो इस तरीके आपको तीनों याद रखना पड़ेगा। ये है जोधपुर, जयपुर, अजमेर। फिर आ जाइए अक्षय ऊर्जा। अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 2002 में हुई थी। फिर रेडा, जो कि राजस्थान ऊर्जा विकास अधिनियम, जिसे शॉर्ट में कहते हैं रेडा, इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। और फिर राजस्थान स्टेट पावर कॉरपोरेशन निगम, जिसकी स्थापना 1995, RSP चल, ये शॉर्ट में आप याद रख सकते हो, RSP चल, ये रेडा। तो इनको जो मिलाकर, इन दोनों संस्थाओं को मिलाकर किसकी स्थापना की गई? ये स्थापना की गई अक्षय ऊर्जा निगम की। और कब की गई थी? 2002 में। फिर आ जाइए इर्ग, जो मैंने शब्दावली आपको ऊपर बता दी है। फिर मरुस्थल का जो स्थानीय नाम है ये क्या है? थली। क्या कहते हैं? थली। राजस्थान में पाई जाने वाली बालू का स्तूप कौन कौन किस किस प्रकार की है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक है बरखान। ये क्या है कि अर्धचंद्राकार बालू के जो टीले होते हैं ये इस तरीके से, अर्धचंद्राकार बालू के टीले होते हैं ये इस तरीके से। अर्धचंद्राकार गतिशील बालू का स्तूप होते हैं। रेगिस्तान का मार्च किसे कहते हैं? जो रेगिस्तान का फैलाव होता है उसे कहते हैं रेगिस्तान का मार्च। अब बरखान कहाँ पर स्थित है राजस्थान में? ये चूरू में, जैसलमेर में, सीकर में, लूणकरणसर में, सूरतगढ़ में, फिर बाड़मेर और जोधपुर में। ये गतिशील रंध्रयुक्त नवीन बालू का स्तूप होते हैं। ये शब्दावली आपको देखने को नहीं मिलेगी। मैंने बहुत सारी बुकों में से उठाकर यहाँ पर सारा विश्लेषण करके ये मैंने नोट्स में ऐड करके आपके लिए बता रहा हूँ। ये गतिशील होते हैं, रंध्रयुक्त होते हैं और नवीन बालू युक्त होते हैं। यहाँ पर जो रेत होती है वो नवीन होती है, यानी कि नई होती है, अभी जो ताज़ा बनी होती है वो होती है। एक मिट्टी होती है पुरानी जिसमें डस्ट वगैरह होता है, तो ये इस तरीके की नहीं होती है, ये नवीन बालू युक्त होती है। फिर मरुभूमि में उत्तरी भाग में बहुलता में पाई जाती है। मरुस्थल में जो उत्तरी भाग है वहाँ पर ये बहुलता में पाई जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं चूरू है ये उत्तर में आया हुआ, सीकर उत्तर में आया, लूणकरणसर, बीकानेर ये भी उत्तर में आया हुआ है, सूरतगढ़, यहाँ पर बाड़मेर ये थोड़ा साउथ में दक्षिण में पड़ जाता है। पश्चिमी मरुस्थल के कंपैरिजन देखें तो जोधपुर और जैसलमेर। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर आप देखिए बालू का स्तूप जो है वायु अपर्दन और निक्षेपण का परिणाम है।
यानी कि वायु अपर्दन, जैसे कि यहाँ पर मिट्टी है, जैसे यहाँ पर हवा चलती है तेज़, तो यहाँ से उड़कर ये मिट्टी यहाँ पर आ जाती है, तो ये तो क्या होगा, अपर्दन हो गया। अपर्दन यानी यहाँ से उड़कर यहाँ आना। फिर यहाँ पर क्या हो रहा है, निक्षेप हो रहा है, तो यहाँ पर निक्षेप होकर क्या बन गया, ये रेत का टीला बन गया, बालू का स्तूप बन गया। इस तरीके से आकार कुछ भी हो सकता है, ये मैंने आपको ऐसे ही बताया। फिर सर्वाधिक स्थानांतरण मार्च से जुलाई माह में होता है। कब होता है ये जो वायु द्वारा अपर्दन, ये होता है सर्वाधिक जो होता है मार्च और जुलाई के बीच में होता है। फिर अवसादी सैलाव का जो आधिक्य है, ये टर्शरी काल की चट्टानें, यहाँ पर टर्शियरी काल की चट्टानें पाई जाती है, और लाटी सीरीज क्षेत्र इसका उदाहरण है। और यहाँ पर जो टर्शियरी काल की चट्टानें दो प्रकार की इसमें जो पाए जाते हैं, प्राकृतिक गैस पाई जाती है, खनिज तेल के भंडार भी यहाँ पर हैं, टर्शियरी कालीन चट्टाना जो कि अवसादी चट्टानें हैं। फिर है बालू का स्तूप का अगला प्रकार अनुदैर्ध्य पवनानुवर्ती। ये जो है पवनों की दिशा के अनुदिश या समानांतर होते हैं, जिस और हवा चल रही है उसी और ये जो है बनते हैं। इस तरीके से ये होते हैं पवनानुवर्ती और हवा की दिशा के अनुदिश या समानांतर बनने वाली बालू का स्तूप। ये रेगिस्तानी भूभाग के दक्षिण तथा पश्चिम भाग में, जैसे जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर में देखने को मिलते हैं, और यहाँ पर वनस्पति भी पाई जाती है इसमें। फिर है अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि ये लंबवत बनेंगे, पवनों की दिशा के लंबवत यानी कि समकोण पर बनते हैं। बालू का स्तूप है, ये पूर्वी व उत्तरी भाग में अधिक। ये लॉजिक के लिए यदि लॉजिकल सवाल पूछ ले तो आप इस तरीके से हल कर सकते हैं कि बालू का अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है जो पश्चिमी राजस्थान के पूर्वी या उत्तरी भाग में अधिक मिलते हैं। तो आप जिलों का चुनाव भी आसानी से इस लॉजिक के जरिए कर सकते हैं। बीकानेर ले लो, दक्षिणी गंगानगर ले लो, हनुमानगढ़, चूरू, सूरतगढ़, झुंझुनू, ये इसमें आते हैं। फिर है पैराबोलिक या परवलयाकार बालू का स्तूप। तो वनस्पति या चट्टानों के सारे बनने वाले अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप, ये जो कोई भी पेड़ झाड़ी वगैरह है उसके सारे जो बनते हैं ना बालू का स्तूप, वो होते हैं पैराबोलिक परवलयाकार। फिर अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप सभी जो है सभी मरुस्थलीय क्षेत्रों में ये देखने को मिलेंगे आपको, क्योंकि वनस्पति जहाँ पर ये उसी के सारे बनते हैं। मरुस्थली व समतल मैदानी भागों में भी बीच बीच में ये आपको देखने को मिलेंगे। आकृति कैसी होती है इसकी, कभी कभार सीधा ये सवाल पूछ लिया जाता है कि महिलाओं के हेयरपिन की तरह कौन सा बालू का स्तूप जो है उसका प्रकार है, तो ये है पैराबोलिक या परवलयाकार। फिर आ जाइए तारा बालू का स्तूप। ये तारा बालू का स्तूप मोहनगढ़, पोखरण और जैसलमेर और सूरतगढ़, गंगानगर वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और ये बालू का स्तूप जिनकी आकृति तारे के समान होती है, किस तरीके की होती है, इस तरह तारे के समान हो सकती है, क्या होती है, तारे के आकार की होती है, इसलिए इसको कहते हैं तारा बालू का स्तूप। और ये कहाँ पर पाया जाता है, मोहनगढ़, पोखरण जो कि जैसलमेर वहाँ पर पाया जाता है, और सूरतगढ़, गंगानगर वहाँ पर पाया जाता है। फिर है सब्र काफिज क्या होता है, ये भी एक बालू का स्तूप का प्रकार। ये होती है छोटी झाड़ियों के सारे जो बनने वाले होते हैं, पैराबोलिक जो होता है वनस्पति जो है बड़े जो पौधे या पेड़ हो सकते हैं उनके सारे, और ये शब्र काफिज होते हैं छोटी झाड़ियों के सारे बनने वाले बालू का स्तूप। फिर आ जाइए यहाँ पर शब्र काफिज का भी प्रकार है। तो ये किस तरीके पैराबोलिक होते हैं, मरुस्थल के ये जितने भी मरुस्थल है ये का बालू का स्तूप के प्रकार है, ये उन सब के बारे में एक संक्षिप्त विवरण है। तो ये मरुस्थल में सभी जगह पाए जाते हैं। अनुदैर्ध्य जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, चूरू, पश्चिम जोधपुर, अनुप्रस्थ बाड़मेर, जालौर, जोधपुर, नागौर, झुंझुनू, सीकर, गंगानगर, हनुमानगढ़, बरखान। राजस्थान में सर्वाधिक बरखान कहाँ पर पाए जाते हैं, ये जैसलमेर। ये सीधा सवाल आपको देखने को मिल सकता है परीक्षाओं में। फिर है तारा, रामगढ़, जैसलमेर, सूरतगढ़, गंगानगर। ये एक मोटी मोटी जानकारी है, और ये जो मैंने आपको बनाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीधे ये जो परीक्षाओं में सवाल देखे गए उन्हीं से ये मैंने उठाए हैं। फिर है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का एकमात्र जिला पाली है जहाँ किसी भी प्रकार का बालू का स्तूप नहीं पाया जाता। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर पाली में किसी भी प्रकार का बालू का स्तूप नहीं पाया जाता। राजस्थान में मरुस्थल का सामान्य विस्तार जो है पूर्व से पश्चिम दिशा में हुआ है, जबकि परंतु जो है नागौर जिला है वहाँ पर इसका विस्तार ठीक इसके उल्टा है। वहाँ पर इसका विस्तार किस दिशा में तो है पश्चिम से पूर्व। यहाँ पर है पूर्व से पश्चिम की तरह है सभी जिलों में, और नागौर में है पूर्व से पश्चिम की ओर, यानी ये इस तरीके से है और नागौर में इस तरीके से है।
फिर आ जाइए जालोर सिवाना की पहाड़ियाँ ग्रेनाइट। फिर है जालोर सिवाना की पहाड़ियाँ जो ग्रेनाइट के लिए प्रसिद्ध है। फिर मालानी पहाड़ियाँ चूने पत्थर के लिए चूने पत्थर पाए जाते हैं। और माइका सिस्ट जो है नमकीन चट्टान, ये नागौर में पाई जाती है। इस तरीके से आपका जो पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र जो है ये आपका कंप्लीट हो चुका है। इसमें से मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर कुछ है। और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। धन्यवाद।